हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर अपने संघर्ष में सबसे ज़्यादा किसी पे विश्वास कर सकते हो तो वो तुम खुद हो। जिस दिन तुम्हें खुद पे विश्वास हो गया कि तुम जीत सकते हो, उसके बाद तुम्हें जीतने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। बिहार का शोक का मतलब क्या होता है? जिससे बिहार में बहुत ज्यादा तबाही आई हो, या किसी भी राज्य का शोक कौन सा रिवर कहलाएगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई हो, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो, जिसके ज्यादा बहुत जान माल का खतरा हुआ हो, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ हो। ठीक है, वो सब कुछ मिला के हम इसीलिए उसको बोलते हैं, जो ये सारा काम कोई अकेला इकट्ठा करे, इसीलिए हम इसको कहते हैं बिहार का शोक। तो जो बिहार का शोक है ना, वो कोसी को कहते हैं। ठीक है, कोसी रिवर को कहते हैं। अब मेरी बात समझिएगा। देखिए है क्या, ये हिमालय वाला पोर्शन है, इधर ये तिब्बत वाला पोर्शन। ठीक है, ऐसा जो कोसी नदी है ना, इसको सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। ये हिमालय की तिब्बत के बॉर्डर पे, इधर नेपाल वाला हिस्सा हो गया, ये तिब्बत के बॉर्डर पे एक हिमालय की एक चोटी है जिसको बोलते हैं गोसाई थान। गोसाई थान, इसी चोटी से ये नदी निकलती है, 7 धाराओं में होकर निकलती है, इसीलिए इसको सप्तकोसी कहते हैं। आगे आने के बाद ये क्या हो जाती है, ठीक है, कोसी नाम से जानी जाती है। यही गोसाई थान, इसको तिब्बत में हम सीसा पंगमा नाम से जानते हैं। सीसा पंगमा नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी गोसाई थान को। तो ये हिमालय की एक चोटी है गोसाई थान, इसी को तिब्बत में सीसा पंगमा नाम से जानते हैं। तो यहीं से निकलती है कौन सी रिवर, ठीक है, कोसी रिवर, और ये नेपाल होते हुए इधर बिहार में एंटर कर जाती है। मैं अभी इसको मैप से दिखा दूंगा। तो ये बिहार में एंटर कर जाती है। क्लियर हो गया, नेपाल से बिहार में। अब मेरी बात समझिएगा, तिब्बत का पठार ऊंचाई पर स्थित है। अब तिब्बत के पठार में है क्या, ये पठार है जो लावा से बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे खनिज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब ये खनिज चट्टानों की तरह हैं। जब ये नदी इतनी, अब देखो भारत को अगर मैं ऐसे बनाऊं ना, तो समुद्र के तल से भारत की इधर से ऊंचाई 1200 मीटर है, इधर से ऊंचाई 800 मीटर है, और इधर से ऊंचाई 600 मीटर है। क्लियर है, तो भारत ऐसे झुका हुआ है। मेरी बात आ रही समझ में। इसीलिए ज्यादातर नदियां किधर निकल जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में निकल जाएंगी। इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर है अरब सागर। क्लियर है, तो ज्यादातर नदियां किधर चली जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। अब मेरी बात समझिएगा, अगर ये वाला पोर्शन ऊंचा है, ये वाला पोर्शन ऊंचा है, 1200 मीटर है, तिब्बत का पठार भी तो ऊंचा है। अब यहां से कोई नदी निकल रही है तो सोचिए उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। तो जब उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी तो चट्टानों को काटते हुए आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। चट्टानों में है क्या, जीवाश्म है, बालू के कण हैं, यही सब तो हैं। ठीक है, मिट्टी है, यही सब तो हैं। तो जब इनको काटते हुए आती है तो अपने साथ बालू के कण और ये सारी चीजें लेके अपने साथ आती है कि नहीं आती, आती है। तो जब ये लेके आती है ना, आप समझना, इधर है पहाड़ वाला इलाका। क्लियर हो गया, ठीक है, बिहार। इधर है पूर्वोत्तर राज्य हिस्सा, आप देखो इधर, ठीक है, ये भी पहाड़ वाला इलाका। तो इधर से जो नदियां हैं वो खूब रफ्तार में आ रही है। ठीक, तो जब रफ्तार में आई तो अपने साथ, जब तक वो ढलान से उतर रही है, अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आ रही है काटते हुए। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे फ्लो करेंगी तो वो जो अपने साथ बालू ओलू लेके आई थी उसको कहते हैं गाज, ठीक, या सिल्ड बोलते हैं। तो जब वो अपने साथ बालू ओलू लेके आई तो उसको वहीं पे छोड़ देगी। पानी का रफ्तार तेज होगा, बालू ठोस है तो वो स्लो हो जाएगा, तो वो वहीं रुकता चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो जब नीचे बालू का तल लगने लगा तो नदी का स्तर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, उठ जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में। तो नदी का स्तर उठ जाएगा। अब मेरी बात समझना, बिहार को आप ऐसे समझ लो, ये है बिहार। क्लियर है, बिहार का जो हिस्सा है ना, ये है गंगा रिवर। ठीक है, ये गंगा रिवर। तो गंगा रिवर बिहार को 2 हिस्से में बांट देती है। क्लियर है, एक कौन सा हिस्सा हो जाता है, एक हो जाता है, आप देखो, अगर आप कोई सा भी कॉपी उठाओ, मैप उठाओ, कुछ भी उठाओ, ये वाला हिस्सा पूर्व का होता है, ये पश्चिम का होता है, ये उत्तर का होता है, और ये दक्षिण का होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब देखो, ये कोसी रिवर इधर से निकल रही है, सप्तकोसी 7 धाराओं से होकर निकलती है ऐसे। मेरी बात आ रही समझ में। और यहां आके गंगा नदी में मिल जाती है। कुर्सेला एक जगह पड़ता है, ये कुर्सेला जो है कटिहार में पड़ता है। ठीक है, कटिहार का कुर्सेला। क्लियर है, यहां तक। तो यहां के गंगा मिल जाती है। ये जो गंगा रिवर है ना, ये बिहार को 2 भाग में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। आ रहा है मेरी बात समझ में।
तो बिहार में अगर बाढ़ आएगा तो किधर आएगा, उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में ना, क्योंकि कोसी तो उत्तर में ही प्रवाहित हो रही है, तो किधर आएगा, बिहार में भी, पूरे बिहार में नहीं आता, कहां आता है, बिहार के उत्तरी इलाके में और पूर्वी इलाके में, उत्तर पूर्वी इलाके में। क्लियर हो गया? ठीक है, इतने दूर बाढ़ आता है, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सा क्षेत्र है बाढ़ का। क्लियर हो गया? ऐसा, तो ये गंगा रिवर बिहार को दो भागों में बांट देती है। क्लियर हो गया? ये सप्तकोसी नदी देखो तिब्बत के पठार से हो रही है, ये नेपाल वाला हिस्सा, इसके बाद यहीं पे एक भीमनगर पड़ता है, भीमनगर से कहां घुस जाती है, ये बिहार में घुस जाती है। क्लियर है? और ये बिहार में जो ये वाला हिस्सा है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये जो बिहार वाला, ये जब पहाड़ों से उतरी ना तो अपने साथ गाज लेके आई, तो गाज को क्या करेगी, यहीं पे छोड़ देगी। आ रहा मेरी बात समझ में? यहीं पे छोड़ देगी और नदी का स्तर हो जाएगा ऊंचा। लेकिन जब बरसात का टाइम आएगा ना, आप देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय तो पिघल ही रहा है, तो पानी का स्तर बढ़ गया, बारिश हुई तो और पानी का स्तर बढ़ गया, तो जब पानी का स्तर बढ़ा तो ये जो हिस्सा होता है, जो ये बालू होती है, तो ये अपना मार्ग कभी इधर से बना लेगी, कभी इधर से बना लेगी, कभी इधर से बना लेगी। आ रहा है समझ में? तो इसका कोई ठिकाने नहीं रहता है कि इधर से जाएगी कि इधर से जाएगी कि इधर से जाएगी। तो विश्वासघात की कि नहीं की ना, तो इसीलिए इसको विश्वासघाती नदी कहते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा धोखा देके आती है तो कोई जानता नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में? और ये कुर्सेला में जाके गंगा में मिल जाती है। अब मेरी बात समझना, इधर आपका देखो ये भीमनगर हो गया, कुर्सेला हो गया, सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ठीक है, ये जितना इलाका है, ठीक है, ये कोसी का इलाका, तो ये जितना इलाका है ये कैसा है, बाढ़ ग्रसित इलाका है। क्लियर हो गया? इन्हीं इलाकों में क्या आएगा, बाढ़ आता है सबसे ज्यादा। अभी भी देखो सबसे ज्यादा कहां बाढ़ आया है, इन्हीं इलाकों में आया है। क्लियर हो गया? यहीं पे। अब मेरी बात समझना, तो इस पे एक संधि हुई, ठीक है, एक प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ कि भैया इतना ज्यादा पानी आ रहा है तो हम लोग इसके पानी को रोक लेते हैं तो बाढ़ नहीं आएगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो इसके लिए एक समझौता हुआ जिसको बोला गया कोसी प्रोजेक्ट। क्या बोला गया? कोसी प्रोजेक्ट। ठीक है, एक समझौता हुआ कोसी प्रोजेक्ट, ये 1956 में बन के तैयार हो गया। क्लियर है? 1954 में इसकी शुरुआत हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर है? ठीक है, 1956 में बन के तैयार हो गया। इसके तहत हुआ क्या था कि हम कोसी रिवर पे एक बांध बनाएंगे। क्लियर है? कोसी रिवर पे एक बांध बनाएंगे, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा। तो उस समय क्या हुआ था कि ये प्रोजेक्ट बनाने की बात तो कही गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहां बनाया गया? नेपाल वाले हिस्से में। और भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, तो नेपाल ने कहा कि ठीक है डैम तो यहां बन रहा है, लेकिन जब जब डैम में पानी ज्यादा होगा हम फाटक खोल देंगे। मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहां पे? तो जब कोसी नदी में पानी का लेवल बढ़ता है, ये फाटक खोल देता है, अचानक से कोसी रिवर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। मेरी बात आ रही है समझ में? पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इन इलाकों में बाढ़ आ जाता है। मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये कोसी प्रोजेक्ट था। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसके बाद से एक अभी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है हाइड्रो पावर का, वो डगमारा पड़ रहा है, डगमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भी कोसी नदी पे बनाया जा रहा है, डगमारा। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, बिहार में है, बिहार का 38वां राज्य है। ठीक है, तो सुपौल में बनाया जा रहा है डगमारा प्रोजेक्ट, ये भी कोसी नदी पे बनाया। इसको आप डैम के नाम से भी जानते हो, आ रहा है समझ में, या बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हो, जिससे सिंचाई उचाई और ये सारी चीजें की जाती है। आगे मेरी बात समझ में? तो इस नदी से बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। इसी बाढ़ के कारण किसको, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये है कोसी रिवर। कौन सा है? कोसी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कोसी। मेरी बात आई समझ में? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इधर ये सोन जो है वो भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक, ऐसे ये गंगा बह रही है, इधर से आके इधर कोसी मिल रही है कुर्सेला में। ठीक है, और इधर एक दानापुर पड़ता है बिहार में ही, दानापुर में ये सोन नदी मिल जाती है जाके। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक है ना, छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया? यहाँ से दो नदी निकलती है, एक सोन निकलती है जो इधर आती है, एक नर्मदा निकलती है जो उधर जाती है। ठीक है, तो ना नर्मदा होगा, ना सोन होगा, ना गंगा होगा, होगा कौन सा? कोसी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो अगला है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो
तो उड़ीसा का जो शोक है वो कहा जाता है महानदी को। क्लियर है? उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी को। क्लियर है? महानदी जो है वो एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी छत्तीसगढ़ में एक धमतरी जिला पड़ता है, धमतरी जिला। इसी धमतरी जिले में, ठीक है, एक सिहावा पहाड़ी पड़ता है। इसी सिहावा पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के ये सीजी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। ये छत्तीसगढ़ होते हुए कहाँ जाती है? उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में संबलपुर से होके उड़ीसा में प्रवेश करती है। ठीक है, संबलपुर एक जगह है, आगे देख लो इसको। ठीक है, ये है क्या बोलते हैं उसको? महानदी नदी। क्लियर है? अब देखो ये महानदी नदी जो है वो ऐसे निकल के ये वाला हिस्सा ऐसे ये जा रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से ये जाके गिर जाती है। मेरी बात आ रही है समझ में? ये है इलाका छत्तीसगढ़ का, और ये है ये इधर वाला इलाका संबलपुर, और ऐसे ये जाके कहाँ गिर जाती है? इस साइड गिर जाती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये महानदी है। अब ये छत्तीसगढ़ से होते हुए कहां? उड़ीसा में जाती है। यही संबलपुर जिले में, जहां से ये संबलपुर जिले में प्रवेश करती है, इसी संबलपुर जिले पे एक बांध बनाया गया है और इसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। क्या बोलते हैं? हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा बांध है, 4800 मीटर। ठीक है, 4800 मीटर लंबा है। क्लियर हो गया? ठीक है, 1957 में ये बन के तैयार हुआ था, सबसे लंबा बांध है। क्लियर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी नदी पर है। इसी ये संबलपुर जिले में राउरकेला इस्पात प्लांट है। ठीक है, राउरकेला इस्पात प्लांट है। राउरकेला इस्पात प्लांट भी किस नदी के किनारे है? तो महानदी नदी के किनारे ही है। ठीक है, इसमें भी जब जल का स्तर बढ़ता है तो उड़ीसा वाले इस इलाके में क्या होता है? सबसे ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनती है। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो सबसे ज्यादा बाढ़ की स्थिति इधर बनती है। फिर ये जाके यहाँ पे क्या बोलते हैं? अपना डेल्टा इधर ऐसे गिरा देती है। मेरी बात आ रही समझ में? अपना डेल्टा। जितनी नदियां इस साइड गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, वो सब क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी, क्योंकि वो सारी नदियां दूर से आ रही हैं, चट्टानों को काटते हुए आ रही हैं, अपने साथ बालू मिट्टी ये सब लेके आ रही हैं, तो किनारे पे ले आके छोड़ देती हैं। आ रहा है समझ में? इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये महानदी वाला हिस्सा है, तो ये इस्पात प्लांट है। आ रहा है समझ में? इसी उड़ीसा में एक बैतरणी नदी बहती है। ठीक है, अच्छा देखो, इसी उड़ीसा में इसी के किनारे यहाँ पे एक चिल्का लेक है, जो ठीक है सबसे बड़ा लेक है। आ रहा है समझ में? चिल्का लेक। क्लियर है? ये भी कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में ही पड़ेगा। ये जाके बंगाल की खाड़ी में इधर गिर जाती है महानदी। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा उड़ीसा में एक बैतरणी नदी भी बहती है, और ये बैतरणी नदी, इसी बैतरणी नदी के किनारे, ठीक है, जो है वो है यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। ठीक है, एक द्वीप है जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। ठीक है, इसी व्हीलर द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, और इसका नाम अभी बदलकर, हमारे भारत के मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर है? आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसे तो ये वाला हिस्सा है। मेरी बात आ गई समझ में? तो ये उड़ीसा वाला हिस्सा, उड़ीसा में इसी वजह से बांध आता है। तो कौन सा रिवर है, कौन सा वो है? महानदी। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? महानदी। ये बैतरणी वाला हिस्सा था। ठीक है, ये कृष्णा आगे समझा दूंगा, गोदावरी भी आगे समझाऊंगा। क्लियर है? ऐसा अभी कौन सा राइट आंसर है? महानदी। क्लियर? आगे चलें। हाँ, देखला है निम्न में से कौन सी नदी ज्वार का निर्माण करती है? मैंने अभी अभी बताया कि जितनी नदियां इस साइड गिरेंगी, ठीक, वो सब कैसी बनाएंगी? ज्वार बनाएंगी। क्लियर है? ज्वार का मतलब होता है जब नदियां गिरती हैं तो पानी का स्तर ऊंचा उठ जाता है। आप कोई भी बाल्टी लो, बाल्टी में से पानी ऐसे गिराओ पानी के ऊपर, तो देखोगे आप वहां पे उस जगह पे पानी उठ जाता है ना, उसी को कहते हैं ज्वार ना। ऐसा कब होगा? जब तेज धारा में नदी का पानी गिरेगा। अभी मैं बताया भारत जो है इधर ऐसे झुका हुआ है। क्लियर है? तो ज्यादातर नदियां किधर जाएंगी? इधर। और इधर जो नदियां जा रही हैं वो किसी न किसी पहाड़ से निकल रही हैं, इसीलिए उसकी ढलान इधर है। ठीक है, तो जो पहाड़ों से निकल रही है उसकी रफ्तार तेज होगी या स्लो? तेज। तो वो कैसे क्या बनाएंगी? ज्वार बनाएंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा। तो अब ये है क्या? देखो ये है क्या? तो नर्मदा नर्मदा नदी बनाती है क्या? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला। इसी विंध्याचल पर्वतमाला के
इस साइड, ठीक है, इसी विंध्याचल पर्वतमाला के इस साइड ये बह रही है गंगा, क्लियर है। और इसी विंध्याचल पर्वतमाला के इस साइड देखो तो एक सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी इस तरह श्रेणियों में डिवाइड है, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी इसको बोलते हैं, ये है विंध्याचल, ठीक है, और ये है सतपुड़ा, क्लियर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये जो श्रृंखला में बटा हुआ है ना, तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग राजपीपला, ठीक है, ये है राजपीपला की पहाड़ी, इसको बोलते हैं ये है महादेव की पहाड़ी, ठीक है, और इसको बोलते हैं ये है मैकाल की पहाड़ी, क्लियर है, मैकाल की पहाड़ी। मेरी बात आ रही समझ में? लेकिन ये पूरा मिला के हम क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची धूपगढ़ है जो महादेव पर स्थित है, ठीक है, इसी पर धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर, क्लियर है, धूपगढ़ है, क्लियर। ये कहां पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा, क्लियर हो गया। ये जो राजपीपला है इसका विस्तार होता है गुजरात और एमपी में। जो महादेव है इसका विस्तार होता है एमपी में, और जो मैकाल है इसका विस्तार है एमपी और छत्तीसगढ़ में मिला के। तो ये सतपुड़ा पहाड़ी 3 जगह फैली हुई है, कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्लियर है। इस सतपुड़ा पर्वत की जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। अब इस अमरकंटक को, इस मैकाल को मैं यहां बनाऊं, ये है अमरकंटक, ठीक है। इस अमरकंटक से एक साइड निकलती है नर्मदा और एक साइड से निकलती है सोन, क्लियर है। तो सोन छत्तीसगढ़ ऐसे होते हुए उधर निकल जाती है यूपी वाले इलाके में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो है क्या, अब देखो है क्या, तो ये वाला जो हिस्सा है राजपीपला गुजरात मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये सतपुड़ा पहाड़ी है। मेरी बात आ रही है समझ में? अब इसमें है क्या, यहीं से मैकाल अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, एक निकलती है नर्मदा और एक निकलती है सोन। आ रहा है मेरी बात समझ में? नर्मदा इस साइड निकल जाती है। अब मेरी बात समझना, ये है भारत वाला हिस्सा, क्लियर। ये था विंध्याचल, क्लियर। इधर बह रही है गंगा रिवर, क्लियर है। और इस साइड कौन सी बह रही है? यहां से निकली तो इधर से बह रही है नर्मदा। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो गंगा और नर्मदा को अलग अलग कर देती है कि नहीं? कर देती है, क्लियर हो गया। अब ये है सतपुड़ा पहाड़ी, ये है विंध्यन पहाड़ी। 2 पहाड़ों के बीच जो नदी बहती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहती हुई नदी है, क्लियर है, भ्रंश घाटी में, क्लियर हो गया। 2 पहाड़ों के बीच, तो एक साइड है विंध्याचल और एक साइड है सतपुड़ा। मेरी बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ठीक है। फिर ये नदी इधर निकल जाती है और ये नदी इधर से निकली छत्तीसगढ़ होते हुए कहां जाती है? एमपी। फिर कहां जाएगी? महाराष्ट्र। फिर कहां जाएगी? गुजरात। फिर कहां जाएगी? खंभात की खाड़ी। इस साइड यहां पे पड़ता है खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी किसका इलाका है? अरब सागर का, क्लियर हो गया। यहां पे जाके अपना जल जो है वो गिरा देती है, क्लियर। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? आ रहा है मेरी बात समझ में? तो कौन सी नदी जो है वो ज्वार बनाएगी? नर्मदा, ठीक है। आप देखो सोन नदी किधर? गंगा में मिल रही है। इधर देखो ध्यान से, ये ऐसे था, सोन नदी किस में मिल रही है? गंगा में। गंगा किधर जा रही है? इस साइड, तो डेल्टा बनाएगी। जितनी नदी इधर गिरेगी वो क्या बनाएगी? डेल्टा। नर्मदा इस साइड, गोदावरी भी किधर जा रही है? इसी साइड, तो ये क्या बनाएगी? डेल्टा, ठीक। महानदी बता ही दिए, इधर ही जा रही है, ये क्या बनाएगी? डेल्टा। बचा कौन? नर्मदा। आ रहा है समझ में? केवल आप इसका क्रम भी याद कर लो कि कौन इधर गिर रहा है कौन इधर, तब भी आप ये बता दोगे डेल्टा किधर है और ज्वार किधर बनेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो देखो आगे, नेक्स्ट। निम्न में से किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखो गोदावरी नदी है जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना, गोदावरी नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ी पड़ती है, ठीक है। तो त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, देखो त्र्यंबक पहाड़ी से होता है,
क्लियर है, त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। और ये गोदावरी ऐसे होते हुए कहाँ जाती है पहले, ठीक है, महाराष्ट्र से कहाँ जाएगी, तेलंगाना जाएगी, ठीक है, और तेलंगाना से कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, और छत्तीसगढ़ से फिर आंध्र प्रदेश में चली जाती। क्लियर है, ठीक है, ऐसा महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। क्लियर है, तो ये ऐसे होके ये जाती है। तो ये गोदावरी जो है वो इस तरीके से जाती है। लंबाई के आधार पर ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी है, इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा, गंगा का रूप दिया जाता है, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कौन सी रिवर है, ठीक है, ये गोदावरी है ना। इसकी देखो वर्धा जो है ये सहायक नदी है, पूर्णा सहायक नदी है, ठीक, मंजीरा सहायक नदी है, मन्यार सहायक नदी है, साबरी सहायक नदी है, इंद्रावती है जो वैनगंगा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से ये आके इस तरीके से प्रवाहित होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है, तो गोदावरी होगा। क्लियर है, गोदावरी। क्लियर हो गया। अब मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं तो ये यहां से निकली कौन, गोदावरी। क्लियर है, यहां से निकली गोदावरी, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां ये नासिक महाराष्ट्र का पड़ता है, यहीं महाराष्ट्र में एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पड़ती है, ठीक, और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कृष्णा रिवर। कौन सी, कृष्णा रिवर। क्लियर है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर इधर आपका छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए निकल जाती है हल्का सा, ठीक है, ऐसा। आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये कृष्णा रिवर, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो यहीं पर एक श्रीहरिकोटा द्वीप है, और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से अंतरिक्ष का परीक्षण किया जाता है। क्लियर हो गया। इसी नदी के किनारे हीरे पाए जाते हैं। गोलकुंडा की खान यही थी जहां से कोहिनूर हीरा मिला था। किसको, ये पूरा आप देखो, मेरा जाके देख लेना, उसमें कोहिनूर के बारे में पूरा बताया हूं, कैसे कैसे कोहिनूर जो है वो इंग्लैंड गया, ठीक है, ऐसा। आ रहा है मेरी बात समझ में, पूरा डिटेल कहानी बताया। तो ये है गोलकुंडा की खान। क्लियर है, यहीं से हीरे मिले थे। आ रहा है मेरी बात समझ में। यही गोदावरी और कृष्णा का जो बेसिन का क्षेत्र है, ठीक है, इसी बेसिन के क्षेत्र को बोलते हैं, नाम सुने होंगे, केजीएफ। नाम सुने हो, एक मूवी आई थी केजीएफ, ठीक है। तो इसी गोदावरी और इसकी मतलब कृष्णा के उसको आगे समझ में, ये कोलार ग्राउंड फील्ड इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहीं पे इसका हिसाब किताब है, सोने होने और इसकी खाने हैं। क्लियर हो गया। तो यहीं पे केजीएफ बेसिन है। मेरी बात आ रही समझ में यहां तक। इसके बाद यहीं कर्नाटक से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं कावेरी नदी। क्लियर है, ठीक है, ये कावेरी नदी। कावेरी नदी यहाँ आके अपना जल गिरा देती है। कावेरी नदी जहाँ अपना जल गिराती है वहाँ एक डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा बोलते हैं, दक्षिण भारत का बगीचा बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत का बगीचा कौन सी नदी बनाती है, डेल्टा, हाँ, तो कौन सी बनाती है, कावेरी। मेरी बात आ रही है समझ में। स्वर्णरेखा नदी जो है वो इधर बहती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गोदावरी। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। गोदावरी के बारे में हम बता ही दिए। क्लियर। देखो कावेरी नदी जल विवाद ये क्या है, तो देखो कावेरी नदी जो जल विवाद है ना, ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, सॉरी, कावेरी नदी जो जल विवाद है, हाँ, कावेरी नदी जो जल विवाद है वो है क्या, देखो ये किसके बीच में, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है केरल का, क्लियर है, और ये वाला हिस्सा है कर्नाटक का, ये वाला हिस्सा है तमिलनाडु का। क्लियर है। इधर हो गया आंध्र प्रदेश। आ रहा मेरी बात समझ में, सॉरी, तमिलनाडु, इधर हो गया आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। तो अब ये क्या है, यहां से एक नदी निकलती है, इसी को बोलते हैं कावेरी नदी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ये तमिलनाडु होते हुए जाती है, यहां पड़ती है पांडिचेरी, पड़ता है पांडिचेरी। क्लियर हो गया, ठीक है, ऐसा। तो हुआ ये था कि जब अंग्रेजों की सरकार थी ना 1924 के आसपास, ठीक है, तो उस समय हुआ क्या था कि इस जल के विवाद को, एक साइड था मैसूर, आप नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान, ठीक है, इधर था, और ये वाला जो हिस्सा था ये अंग्रेजों के हिस्से में आता था, इसको बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, बंगाल, बिहार, मद्रास, यही 3 प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है, ऐसा। तो ये था, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्से में आता था।
तो ये था कि उस समय एक समझौता हुआ कि भैया ये जो नदी का पानी आ रहा है हम भी इस्तेमाल करेंगे, तो एक समझौता हो गया, ठीक है, समझौता हो गया तो नदी का पानी आपस में इन लोग बांट लिए। बाद में क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो बात ये आई कि भैया ये तो समझौता अंग्रेजों के साथ हुआ था, अब दो राज्य बन गए, आ गया समझ में, और राजनीतिक मुद्दा हो गया, क्लियर है। तो अब इसके नदी को लेके विवाद चलता रहता है, क्लियर हो गया, इसके नदी को लेके विवाद चलता रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो होता क्या है, ये नदी 12 मासी होती है। 12 मासी का मतलब जब मानसून इधर से उठा ना तो उठते हुए मानसून यहां से टकरा के वर्षा करता है, और जब मानसून लौटता है तो इस वाले इलाके में वर्षा करता है। तो ये नदी उठते हुए मानसून से कर्नाटक में, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में, ठीक, तो वर्षा होती है। तो इस नदी में पानी हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए इसको 12 मासी नदी बोलते हैं, क्लियर है। तो इसी का विवाद है कौन कौन से राज्य में। बीच में तो ये केरल भी उठ गया था कि भैया मेरे पास से जा रही है, ठीक, तो मैं भी, पांडिचेरी कह रहा है कि मेरे पास भी तो आ रही है, आ रहा है समझ में, आसपास। तो हालांकि ये केरल और पांडिचेरी ये दोनों इस नदी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये हट गए। तो मुद्दा किसके बीच में आ गया, कर्नाटक और तमिलनाडु, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, ठीक। तो कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, कर्नाटक और तमिलनाडु, क्लियर। अगला नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो देखो एक नदी है जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में एक नाग पहाड़ी पड़ता है, ठीक है, नाग पहाड़ी, ये पड़ता कहाँ है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। तो इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं साबरमती, साबरमती, ठीक है, ये साबरमती निकलती है राजस्थान के अजमेर से। राजस्थान में ही एक जगह है जिसको बोलते हैं गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, ठीक है। तो ये गोविंदगढ़ नदी है, सॉरी गोविंदगढ़ जगह है, यहां पे एक नदी, साबरमती तो आ ही रही है, एक नदी और आती है जिसको बोलते हैं सरस्वती। ये सरस्वती वो नहीं है जो प्रयाग के पास का हिस्सा है, ये अलग है, आ रहा है समझ में। तो जब सागरमती और सरस्वती नदी मिलती है तब इसका नाम लूनी हो जाता है, सॉरी लूनी नदी, क्लियर हो गया। तो ये कहां प्रवाहित होती है, राजस्थान में। अब राजस्थान का एक भाग तो मरुस्थल है, आ रहा मेरी बात समझ में। तो जब ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है, इस साइड वाले हिस्से में, तो होता क्या है कि इस नदी में रेत उड़कर पड़ने लगती है। तो जब रेत उड़कर पड़ने लगती है तो इस नदी के ऊपर एक रेत की लेयर आ जाती है, मेरी बात आई समझ में। तो जब रेत की लेयर आ जाएगी तो पानी का लेवल खारा होने लगेगा कि नहीं, होने लगेगा। और धीरे धीरे पानी की मात्रा में बालू आ गया तो पानी कम होने लगेगा, और जब पानी कम होने लगेगा तो रेत तो अभी भी उड़ के पड़ रही है, तो एक समय आते आते रेत इसके ऊपर पूरी तरह से बैठ जाती है, आ रहा है समझ में। तो जब रेत पूरी तरह से बैठ जाती है तो नदी दिखती ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं विलीन हो गई, आ रहा है समझ में। तो कौन सी नदी है, लूनी नदी, आ गया मेरी बात समझ में। एक देखो माही नदी है, मैं अभी बताया कि यहां विंध्याचल श्रेणी है, इसी विंध्याचल श्रेणी से माही नदी निकलती है, क्लियर है। ये माही नदी जब राजस्थान में जब जाती है ना, तो राजस्थान में ही ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे कर्क रेखा बह रही है, जा रही है, कर्क रेखा को ऐसे काटती है।
तो एक बार जाते समय एक बार आते समय, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस में, कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कौन कौन सा? ठीक है, तो एक बताया था ना, पंडित झगूराम के 6 मित्र, पंडित झगूराम के 6 मित्र है ना। पश्चिम बंगाल, म से मध्य प्रदेश, गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। टोटल 8 राज्य। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? अब देखो, यहीं पे मैं अभी बताया था कि इधर सतपुड़ा पर्वत था। इसी सतपुड़ा पर्वत का जो ये महादेव है ना पर्वत, इसी महादेव पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है, और यहां से अमरकंटक से नर्मदा निकल रही थी। तो ताप्ती और नर्मदा समांतर बह रही है कि नहीं? सवाल आता है, नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये ताप्ती नदी तो इधर से निकली, तो ताप्ती होगी नहीं। नर्मदा बता ही दिए, माही भी नहीं है, कौन सी है? लूनी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? लूनी। अरे बाप रे बाप। आगे चलें, आगे चलें। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुल द्वीप का निर्माण करती है? मांजुली द्वीप का नाम सुने हो? नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, समझो। अब देखो है क्या, इसी को कहते हैं गाद। दिख रहा है? ये नदियां अपने साथ लेके आई, छोड़ दी कि नहीं जगह जगह, तो नदी से इसका तल उठ गया कि नहीं उठ गया? तो एक समय ये टापू का निर्माण कर लेती हैं कि नहीं? कर लेती हैं। ठीक है, ऐसा। अब ध्यान से समझना, इसी को कहते हैं गाद। अब देखो है क्या यहाँ पे, अगर मैं भारत को ऐसे बनाऊं, ठीक, तो ये वाला पोर्शन अरुणाचल प्रदेश वाला है, ठीक, ये तिब्बत वाला, ठीक है, यहीं पे एक चोमा युंग डुंग ग्लेशियर है। मेरी बात ध्यान से समझना, किताबों में आपको मानसरोवर मिलेगा, ठीक है, लेकिन गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूं, बता रहा हूं। एक ग्लेशियर है चोमा युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक, और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक। इसी ग्लेशियर को कई हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। इसी ग्लेशियर में राक्षस ताल है, ठीक, इसी ग्लेशियर में मानसरोवर है, क्लियर है, इसी ग्लेशियर में मतलब बहुत सारा है, आ रहा है समझ में। तो कहा जाता है कि इसी मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इधर से, और एक साइड सिंधु नदी निकलती है ना। अभी नया नया शोध हुआ है जिसमें यह पता चला है कि अंसी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर से? अंसी ग्लेशियर से। तो अब मानसरोवर नहीं बोलोगे आप, क्लियर हो गया? क्या बोलोगे? अंसी ग्लेशियर, एक करंड का है। तो अंसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यह है तिब्बत का पठार, क्लियर है, यह है तिब्बत का पठार, और इधर तिब्बत का पठार होते हुए यह कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं बताया था तिब्बत का पठार ऊंचाई पर है, तो नदी तेज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यहीं अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, इसको बोलते हैं यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। इसी यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इधर है पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी, इधर है आपका नागालैंड की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, इधर त्रिपुरा की पहाड़ी। तो ये सब पहाड़ी इलाका है, तो नदी इधर तो जाएगी नहीं। अरे मेरी बात समझ में? तो वापस किधर आ जाएगी? इस वाले हिस्से में, क्लियर है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये है असम का हिस्सा। किसका इसका है? हिस्सा है असम का हिस्सा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अब बताओ, यहां सब पहाड़ी वाला इलाका, इधर जा नहीं रही है, ये भी पहाड़ी वाला इलाका, तो जो भी अपने साथ गाद लेके आई वो कहां छोड़ेगी? असम में।
आ रहा है समझ में? तो असम में गाद में दिखाई दिया, तो असम में ये गाद छोड़ने लगती है तो गाद क्या होता है, धीरे धीरे समुद्र तल से उठता जाता है और एक समय एक द्वीप बन जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुल द्वीप। मांजुल द्वीप गाद से बना हुआ है, कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र। देखो इधर ये है तिब्बत वाला पठार, है ना, ये है तिब्बत वाला हिस्सा, क्लियर है? इधर से यही नदी यहां से, ये है अंसी चोंगा युंगडुंग ग्लेशियर, अंसी ग्लेशियर, ठीक। अंसी ग्लेशियर से निकली कौन सी? सिंध नदी, और एक साइड से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर एक यांग्याप दर्रा पड़ता है, ठीक है, यहां से आ जाती है कहां पे? ठीक इधर असम में। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये है पहाड़ी इलाका, ये है नागालैंड में नागा पहाड़ी है, ठीक है, तो इधर मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, अरे इधर ये असम वाला, इधर मेघालय की पहाड़ी, फिर ये इधर निकल के बांग्लादेश में आ जाती है। आ रहा है समझ में? बांग्लादेश में आ जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा। तो ये असम वाले इलाके में सबसे ज्यादा गाद बनाती है, यहीं पे मांजुल द्वीप है। क्लियर है? तो कौन सी नदी बनाई? ब्रह्मपुत्र नदी। बता लोगे अब? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ना बढ़िया से? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ठीक है, आगे चलें। ठीक, मांजुल द्वीप बनाती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की वो कौन सी सहायक नदी है जिसके नाम पे राष्ट्रीय पार्क का नाम रखा गया, राष्ट्रीय उद्यान? मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना असम में, तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है मानस नदी, ठीक है, इसी नदी पर राष्ट्रीय उद्यान का, राष्ट्रीय पार्क का नाम रखा गया, मानस पार्क। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। जब बाढ़ वाला इलाका आता है ना, तो इस टाइम पे इस वाले एरिया में जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर जो है वो मरे रहते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, ऐसा। आगे समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे चलें। देखो 8वां, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं भागीरथी। क्लियर है? भागीरथी। यहां पड़ता है संतोपत ग्लेशियर, इस संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। क्लियर है? अलकनंदा नदी निकलती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये है जो है कर्णप्रयाग, ठीक, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक। यहां पे मिलती है धौली गंगा विष्णुप्रयाग पे, ठीक है। इसके बाद निकलती है मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक। इसके बाद मिलती है पिंडार नदी, ठीक। और इधर से मिलती है, ठीक, मंदाकिनी। ये नंदाकिनी था, ये मंदाकिनी है। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे क्लियर हो गया कर्णप्रयाग पे। तो इसके बाद जब ये आती है ना, इस वाले जगह को बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक। इस देवप्रयाग पे अलकनंदा नदी भागीरथी में मिलती है। अब भागीरथी का नाम बदल के गंगा हो जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो गंगा नाम से फिर ये आगे प्रवाहित होती है। क्लियर? और गंगा के बारे में डिटेल बता ही चुका हूं पुराने वीडियो में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कौन सा होगा इसमें? देवप्रयाग। आ रहा है मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? ठीक, तो मैं बताया ही था। देखो, सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और ये अमरकंटक से निकलती है। एक साइड से निकलती है सोन और एक साइड से निकलती है नर्मदा, है ना? तो सोन और नर्मदा ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर है? मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ऐसा। दूसरा कौन सा है? अब देखो, अमरकंटक का हिस्सा है सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ी पे ही तो अमरकंटक है ना, मैकाल, ठीक। तो सतपुड़ा, मैं इस पूरे पहाड़ी की बात करूं तो यहां से एक और नदी कौन सी निकलती है? ताप्ती। तो ताप्ती भी ऑप्शन में नहीं हुआ। बताया ना, महादेव से निकलती है, सॉरी, यहां से अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, महादेव से निकलती है ताप्ती। है तो एक ही पहाड़ी का हिस्सा, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ताप्ती। तो कौन सा ऑप्शन होगा?
महानदी। यही महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जाती है? उड़ीसा। और उड़ीसा में यही गंगा की एक सहायक, गंगा जो है मालदा में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट हुगली हो जाता है, इसी हुगली में महानदी जाके मिल जाती है। आ रहा है समझ में? और यही हुगली नदी 2 द्वीप का निर्माण करती है, एक है गंगा सागर द्वीप और एक है न्यूमोर द्वीप। बता ही चुका हूं, ठीक है। ऐसा क्लियर हो गया? एक न्यूमोर द्वीप, एक गंगा सागर द्वीप, क्लियर? ऐसा। और संबलपुर जिला है, और यहीं पे क्या है? राउरकेला इस्पात प्लांट है, और यहीं पर क्या है? हीराकुंड बांध है। क्लियर हो गया? इसमें है सिंधु नदी का मुहाना कहां पर स्थित है, ठीक है। तो सिंधु नदी का मुहाना कहां पर स्थित है, इसको ऐसे समझो। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना, यही मैं बताया था कि ये कौन सा ग्लेशियर है? चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर को कई हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। और इसी ग्लेशियर के पास से कौन सा है? एक मानसरोवर झील है, अंसी लेक है, ये बता ही चुका हूं, ठीक है। यहीं से निकलती है कौन सी? एक सिंधु नदी। क्लियर है? इसी को इंडस रिवर बोलते हैं, ये है सिंधु नदी। मेरी बात आई समझ में? ठीक है। यहां पर है श्रीनगर में एक श्रीनगर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, ठीक है। एक झेलम यहां हो गई। एक है हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर है बड़ा लाचा का दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। और इसी बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? चिनाब। तो जो झेलम यहां से निकल रही थी ना बेरीनाग झील से, ये श्रीनगर में एक झील पड़ता है बेरीनाग झील, इसी बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, जाके किसमें मिल जाती है? चिनाब में। क्लियर है? इसी हिमाचल प्रदेश में एक यहीं पे पड़ता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। इसी रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है रावी नदी, और एक निकलती है ब्यास नदी, ठीक है। और यही चोमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास एक पड़ता है राक्षस ताल, ठीक है। मैं बताया ना कई हिस्सों में बांट रखा है इसको, ठीक है। तो एक पड़ता है राक्षस ताल, तो इसी राक्षस ताल के पास से एक नदी निकलती है सतलज नदी। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, ठीक, कि चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से कुल कितनी नदियां निकली? 3, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, आगे मेरी बात समझ में? तो ये सतलज नदी जाकर किस में मिल जाती है? आगे चिनाब में, ठीक है। ऐसा। और चिनाब के नाम से जाकर ये किस में मिल जाती है? सिंधु में। और सिंधु जाके किस में गिर जाती है? अरब सागर में। क्लियर है? इस साइड वाला हिस्सा कौन सा था? अरब सागर। इधर था बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया? मेरी बात आई समझ में? ठीक है। ऐसा। तो सतलज की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास। क्लियर है? आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। और चिनाब की सहायक नदी कौन कौन सी है? रावी, सतलज और झेलम, ठीक है। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। क्लियर हो गया? ठीक है। ये सारी नदियां जाकर किस में मिल जाती है? सिंधु में। और जाके कहां गिर जाती है? ये अरब सागर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें से? अरब सागर। क्लियर हो गया? अरब सागर होगा। बंगाल की खाड़ी दोनों तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं, अरब सागर दिया ही है, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अरब सागर। क्लियर हो गया? अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे जैसे आप मुझे मोटिवेट करते जाएंगे, मैं आने वाले समय में और भी अच्छे एमसीक्यू के सेट लेके आऊंगा और डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू।